दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है KTM 390 एडवेंचर, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट की एडवेंचर टूरर बाइक है। मतलब मिड कैटेगरी की है पर सेगमेंट प्रीमियम आता है। 250 से 650 के नीचे की जितनी बाइक आती है, मतलब जो भी 250 से ऊपर जाके और 650 के बीच में आ रहा है वो सारा प्रीमियम सेगमेंट में आता है। उसमें CBR 250 भी आती है, डोमिनार 400 भी आती है, KTM 390 एडवेंचर आती है, KTM 250 एडवेंचर आती है और भी कई सारी बाइक हैं जो कि इसी सेगमेंट में आती हैं। तो इन बाइक के साथ एक सीन होता है कि ये ना पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहती। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी पॉकेट पे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक को अपनी पॉकेट फ्रेंडली बना सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मीटर से ही। मीटर पूरी बाइक का पूरा मतलब कह सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो आप यहाँ पे कुछ एक चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं KTM 390 एडवेंचर में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका जो मीटर है वो काफ़ी डिटेल देता है अपने आप में। मतलब इतनी सारी डिटेल शायद ही किसी बाइक का मीटर देता होगा जितनी कि इसमें मिल जाती हैं आपको। तो यार आपको ये जो लाइट दिख रही है ना, इंजन चेक वाली, ये लाइट काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपकी पॉकेट पे। तो आप लोग जानते हो BS6 होने के बाद जितनी भी बाइक्स हैं उन सब में फ्यूल इंजेक्शन हो गया, और फ्यूल इंजेक्शन के साथ साथ ये वाली लाइट ज़्यादातर बाइक्स में आने लगी है। इसको बोलते हैं इंजन चेक लाइट। और ये लाइट कभी भी जब मतलब गाड़ी चल जाती है, इंजन चालू हो जाता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ये इस बाइक के साथ सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी बाइक में ये लाइट इंजन ऑन होने के बाद भी ऑन है या फिर बंद नहीं हुई है या ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। तो वो कमी आपको जल्दी से जल्दी दूर करा लेनी चाहिए और उसका सॉल्यूशन आपको करा लेना चाहिए। अगर नहीं कराओगे तो हो सकता है वो आगे जाके आपकी पॉकेट पे भारी पड़ जाए, क्योंकि ये लाइट जब भी ब्लिंक करती है तब कोई ना कोई एरर होता है इंजन में या कहीं पे भी, पूरी बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं ना कहीं कोई एरर होता है, तभी ये लाइट ब्लिंक करती है। उससे पहले ये लाइट ब्लिंक नहीं करती है। तो ये आपको मेनली ये चीज़ कंसीडर करनी है। सबसे ज़्यादा जो कंसीडरेबल चीज़ है वो यही है कि आपकी बाइक में इंजन चेक लाइट अगर ब्लिंक कर रही है तो आपको इस चीज़ को जल्दी से जल्दी चेक कराना है, या ABS लाइट भी ब्लिंक कर रही है तो आप उसे भी चेक कराना कंपलसरी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 150 cc से ऊपर की सारी बाइक में ABS कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BS6 होने के बाद से। तो अगर ABS की लाइट भी ब्लिंक कर रही है तो उसमें भी कोई ना कोई एरर है, तो हो सकता है ABS मॉड्यूल में कुछ ना कुछ कमी हो। और ABS मॉड्यूल काफ़ी महंगे आते हैं तो वो भी आपकी पॉकेट पे काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और ये दोनों ही लाइट आपको इंजन के कंसोल पे मतलब मीटर पे ही आपको मिल जाएंगी। तो ये है मेरी बाइक KTM 390 एडवेंचर का इंजन, जो कि इस बाइक में सबसे ज़्यादा कॉस्टली पार्ट है। ये भी इस बाइक का ही पार्ट है, क्योंकि बाइक डिफरेंट बाइक को पार्ट्स को असेंबल करके बनाई जाती है, तो ये भी एक पार्ट है। तो इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है। ये पूरी बाइक को चलाता है तो इसका ध्यान रखना हमारी वैसे भी जिम्मेदारी भी बनती है अगर बाइक ऑन कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, ये जो इंजन है इसकी हीटिंग वैसे तो ज़्यादा नहीं होती है, पर अगर आपकी बाइक में किसी भी कारण से अगर ये ओवर हीट हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी हीटिंग कुछ हद से ज़्यादा ही हो रही है, या आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है, तो देखो ज़्यादातर बाइक्स में आजकल मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक मीटर जो गेज दिया जाता है, ऑयल का गेज, आप उसको चेक कर सकते हैं कि हो सकता है तेल कम हो या कुछ भी हो, या फिर अदरवाइज़ ये जो ऑयल की डिप होती है इसको निकाल के आप ऑयल चेक कर सकते हैं, ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं कहीं ऑयल तो नहीं जल गया है पूरा। तो उससे कि आपको पता लग जाएगा कि ऑयल कम तो नहीं है। अगर ऑयल कम है तो आप उसको लेवल फुलफ़िल करें, उसका जितना भी उसको रिक्वायर्ड है उतना लेवल तक का ऑयल उसमें डालें, तब बाइक चलाएं। और तब भी कोई एरर आता है तो आप सर्विस सेंटर से या किसी अच्छे मैकेनिक से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपके इंजन की लाइफ बनी रहेगी, और यही सबसे महंगा पार्ट होता है गाड़ी के अंदर। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा महंगा होता हो। पूरा इंजन गाड़ी की लगभग हाफ कॉस्ट करता है। और अगर आपको लग रहा है कि किसी भी कारण से ओवर हीट हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी चेक करा के उस हीटिंग के इशू को दूर कराएं। अगर आप सही मेंटेन कर रहे हैं तो ये सही चलेगा, और अगर गलत मेंटेन करेंगे, ऑयल वगैरह का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये आपकी पॉकेट पे इम्पैक्ट डाल सकता है। अब जो तीसरी चीज़ है वो है
लिक्विड कूल्ड बाइक के लिए, स्पेशली लिक्विड कूल्ड और ऑयल कूल्ड बाइक्स के लिए, जिनमें ऑयल कूलर आता है या लिक्विड कूलर आता है। तो दोनों ही पार्ट लगभग बराबर होते हैं, पर काफ़ी अंतर होता है। पार्ट्स बराबर होते हैं दोनों ही, एक तौर पे रेडिएटर होते हैं। जो ऑयल कूलर होता है उसको मतलब ऑयल कूल करना होता है, और जो रेडिएटर होता है उसको कूलेंट को कूल करना होता है। तो आप जो है कभी भी गर्म रेडिएटर पे या गर्म ऑयल कूलर पे पानी ना डालें, इससे ये चटक सकता है। अगर आप कभी भी बाइक को धुलवा रहे हैं तो सर्विस सेंटर पे या कहीं भी आप धुलवा रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपकी बाइक का रेडिएटर या ऑयल कूलर थोड़ा ठंडा हो गया हो। नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर हो कोई बात नहीं है, लेकिन मोस्टली ठंडा हो गया हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल गाड़ी को ले जाके आपने खड़ा किया और उस पर तुरंत ही पानी डाल दिया, तो ये रेडिएटर की फिन्स चटक सकती हैं और ये लीक कर सकता है। और ये लीक हो जाए तो ये रिपेयर नहीं होते, ये सीधे रिप्लेस होते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो और ये जो है काफ़ी महंगे होते हैं। CBR 250R का रेडिएटर लगभग 6,000 रुपये का आता है, और ये वाला जो है KTM 390 एडवेंचर है और महंगा ही होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी महंगे पार्ट्स हैं और इनको ख़राब करना मतलब आपकी पॉकेट पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। और ये लीक हो गया और आपको पता भी नहीं लगा कि ये लीक्ड है, और इसमें से धीरे धीरे कूलेंट या ऑयल कम होता गया, तो वो आपकी इंजन पे काफ़ी असर डाल सकता है। वो आपकी बाइक के इंजन पे काफ़ी गंदा असर डालेगा, और इतना गंदा डालेगा कि आपको हो सकता है इंजन में कुछ क्रिटिकल काम कराना पड़ जाए। हो सकता है आपकी बाइक का इंजन भी सीज हो जाए। तो इस चीज़ को काफ़ी इंश्योर करना है कि आप कभी भी गर्म रेडिएटर पे या गर्म ऑयल कूलर पे पानी ना डालें, ना ही उसको धुलवाएं, चाहे वो कितना ही गंदा क्यों ना हो रहा हो। अगर ऐसा कराएंगे तो इसकी फिन चटक सकती हैं, और चटकने की वजह से लीक हो सकता है। तो दोस्तों अगला जो पार्ट है वो होता है इसका चेन स्प्रॉकेट का सेट। चेन स्प्रॉकेट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घिसने वाला पार्ट होता है, और काफ़ी महंगा तो नहीं होता, पर हाँ महंगा होता है। तो आपको चेन का, लुब्रिकेंट का और चेन की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, जिससे कि चेन की लाइफ जो है पूरी बनी रहे, और एटलीस्ट उतना तो चले जितना नॉर्मली सबकी बाइक में एवरेज बेस पे चलती है। जैसे कि CBR 250R की चेन लगभग 20,000 किलोमीटर चलती है, और KTM में ये लगभग 15 से 18,000 के आसपास चली जाती है। ऐसा मेरा एवरेज मतलब मैंने जैसा सुना है लोगों के मुंह से, वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर आपके यहाँ पे कुछ इसके आंकड़े कम या ज़्यादा हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप चेन को किस तरीके से रख रखाव करते हैं, आप उसकी साफ़ सफाई का, लुब्रिकेंट का किस तरीके से ध्यान रखते हैं, ये सब उसी पे डिपेंड करता है। तो आपको चेन की मेंटेनेंस आपको प्रॉपर करनी ही चाहिए, जितना एक टाइम शेड्यूल पे बताया, जैसे कि 500 किलोमीटर पे या 1000 किलोमीटर पे एक बार साफ़ करके पूरी लुब्रिकेंट करना चाहिए, तो वो आपको करना चाहिए, जिससे कि इसकी लाइफ जो है प्रॉपर बनी तो भी रहेगी। अगला पॉइंट आता है फ्यूल का। अब देखो जनरली भारत में 2-3 तरह के फ्यूल मिलते हैं। एक तो होता है नॉर्मल, एक होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम, और एक होता है XP100। XP100 लगभग 160 रुपये लीटर का आता है। XP95 लगभग नॉर्मल से 7-8 रुपये एक्स्ट्रा आता है, और जो नॉर्मल वाला है वो तो आप लोगों को पता ही है 100 रुपये के आसपास चल ही रहा है। आपके स्टेट में कितना है मुझे पता नहीं है, मेरे स्टेट में लगभग 96 के आसपास पे चल रहा है फ़िलहाल में, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वाला फ्यूल ही डलवाते हैं। नॉर्मल वाला ही डलवाओ अगर आपको अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं है तो, लेकिन आप किसी ऐसे विश्वसनीय पेट्रोल पंप से डलवाओ जहाँ पे आपको श्योर हो कि यहाँ पे कोई मिलावट नहीं होती या पानी वानी नहीं होता है। क्योंकि जितनी भी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक होती हैं उनमें फ्यूल इंजेक्शन होता ही होता है, और आजकल तो वैसे ही BS6 हो गया है तो सब में फ्यूल इंजेक्शन ही आ रहा है। अब फ्यूल इंजेक्शन पूरी तरह से फ्यूल पंप से चलता है, और फ्यूल पंप में अगर पानी चला गया या इंजेक्टर में पानी चला गया तो हो सकता है इंजेक्टर या फ्यूल पंप ख़राब हो जाए। तो आपके थोड़े से लालच की वजह से हो सकता है आपकी बाइक में काफ़ी कर्रा नुकसान हो जाए, और उसका आपको कहीं से रिकवरी भी ना मिले। ऐसे पार्ट जो है वारंटी में कवर नहीं होते हैं जनरली, तो ये सारे आपकी पॉकेट पे काफ़ी ख़तरनाक पड़ सकते हैं। फ्यूल पंप जो है काफ़ी महंगे आते हैं। मेरे पास ज़्यादातर एग्जांपल CBR 250R के ही हैं। CBR 250R का जो फ्यूल पंप है वो लगभग 12,500 रुपये के आसपास का आता है। वो बातें का लगे आप लोकल डलवा लो, लेकिन लोकल से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है, ऐसा मैंने देखा है। तो अब आते हैं कुछ एक मेन पॉइंट्स की ओर, जो कि
हर एक को कंसीडर करने चाहिए, चाहे प्रीमियम बाइक है या नहीं है, या सुपर बाइक है, कोई सी भी बाइक है, ये सारे पॉइंट्स उस बंदे को भी कंसीडर करने चाहिए। इनमें से जो मेन पॉइंट है वो है ये कि अननेसेसरी स्टंट्स बिल्कुल ना करें। स्टंट्स की कैटेगरी में सभी चीज़ों को लेता हूँ, व्हीली करना या अननेसेसरी बाइक को एकदम से रैव करना या खड़े खड़े टायर को घिसना या कुछ भी, ऐसा ना करें। क्योंकि जितने भी आप जो स्टंट्स करते हो उनसे इंजन पे पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। पूरे से मतलब मेरा ये है कि जो भी काम बाइक में हो रहा है वो सारा इंजन की वजह से ही हो रहा है। अगर इंजन ही ना हो तो बाइक में कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप व्हीली कर रहे हो तो आपकी बाइक की चेन, इंजन और टायर तीनों चीज़ों पे लोड पड़ रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप जो है बाइक को, टायर को भी घिस रहे हो तो भी इन्हीं तीनों चीज़ों पे लोड पड़ रहा है। आप अननेसेसरी इंजन को रैव कर रहे हो केवल दिखाने के लिए कि हमारी बाइक में इतना बड़ा इंजन है, इतना साउंड कर सकता है, तो वो भी आप इंजन पे ही लोड डाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, जिससे कि आपके इंजन की लाइफ कम हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ओवर हीटिंग हो रहा है, साथ साथ ओवर हीट हो रहा है और लाइफ कम हो रही है। तो स्टंट करने से बचें और खामा खा के कहीं पे जहाँ पे भीड़ है आप वहाँ पे एक्सीलेट कर रहे हो, बाइक को एकदम से तेज़ चला रहे हो, तो इन चीज़ों से भी बचें। क्योंकि देखो, भीड़ में आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कितना भी तेज़ हॉर्न बजा लो या कितनी भी रैव कर लो बाइक को, आप जल्दी नहीं निकल सकते हो जब तक कि ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा। जो लास्ट पॉइंट है वो है ये कि बाइक को एक एवरेज स्पीड पे चलाएं। मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास कोई सुपर बाइक है तो आप थोड़ी बहुत देर उसको 140, 150 या 150 की स्पीड पे चला सकते हो। भागने को तो KTM 390 एडवेंचर भी 170 की स्पीड तक भाग जाती है। अगर आप सोचो कि आप 120 की स्पीड पे कंटिन्यूस चल सकते हो तो आप 120 की स्पीड पे कंटिन्यूस बिल्कुल नहीं चल सकते हो 10-15 मिनट से ज़्यादा। क्योंकि एक तो हवा का जो विंड ब्लास्ट है इतना तेज़ लगता है कि हो नहीं पाता इतना तेज़ चलना, वो आपको अनबैलेंस कर सकता है। और 120 की स्पीड पे अगर आप एकदम से ब्रेकिंग करते हो ना तो वो भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। और वैसे भी भारत में ज़्यादातर रोड पे मैक्सिमम 100 ही अलाउड है, 100 से ऊपर की स्पीड अलाउड नहीं है। इवन मेरे यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे है, उस पर भी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 ही है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो बस ये चीज़ है कुछ एक जो कि आपकी किसी भी प्रीमियम बाइक को आपकी पॉकेट फ्रेंडली बना सकती हैं और आपके फालतू के होने वाले खर्चों से जो बाइक पे होते हैं उनसे बचा सकती हैं। ये पॉइंट अगर आप कंसीडर करते हो सारे, तो आपके जो है काफ़ी सारे रुपए बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स बताए जिनके बेस पे आप अपनी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक को पॉकेट फ्रेंडली कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपके कोई भी सजेशन है या क्वेश्चन है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो इंस्टाग्राम, मैसेंजर और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के में। आप चाहें तो वहाँ पे आके मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए आए तो किसी को सजेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।